अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करने से पहले हम इसका यानी बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि इसके बारे में कि साइंसदान ने कितनी अपनी तरफ से कोशिश की। रदरफोर्ड ने इसके बारे में ये कहा था कि इसकी डिस्कवरी से पहले कि एटम में हम जो देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं जो उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे, और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो उसने कहा कि एटम जो है वो इस तरह से बैलेंस नहीं हो रहा, उसमें एक पार्टिकल जो है वो हैवियर है, दूसरा पार्टिकल जो है वो क्या है, वो लाइटर है। तो इस के साथ साथ एक ऐसा पार्टिकल भी होना चाहिए या एक ऐसा पार्टिकल भी एटम में मौजूद है जिसका मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस के बिल्कुल जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर जाकर कहीं ये जो है ना मैस में इक्वालिटी वगैरह जो है वो आएगी। तो फिर ये रदरफोर्ड ने 1920 में प्रेडिक्ट किया था, उसने यही बात की थी। उसके बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है इसको डिस्कवर किया था, और इसकी डिस्कवरी के बाद तकरीबन 1935 में इसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। किस तरह से डिस्कवर किया उसको हम डिस्कस करते हैं अब। इसने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करके न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर किए। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि खुद से ही क्या किया गया, कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि आर्टिफिशियली जो है वो ऐसे एलिमेंट लिए गए जो रेडियो एक्टिव थे, उनके ज़रिए जो है वो न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया, यानी न्यूट्रॉन को बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया। अब इसमें ये होता है कि हम कोई एक ऐसा सोर्स लेते हैं जो क्या करता है, अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर होता है न्यूट्रॉन को बनाने के लिए। यहाँ पे हमने एक सोर्स लिया जो है पोलोनियम मेटल। ये पूरे के पूरे एक लेड बुलाक है, और लेड बुलाक के अंदर जो है एक ऐसा सोर्स हमने रखा जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर है। कौन सा है वो? पोलोनियम मेटल को हमने लिया, और पोलोनियम मेटल का काम क्या है? वो एक पोलोनियम मेटल एक रेडियो एक्टिव है, वो अपने न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करती रहती है। तो इससे अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होंगे, और अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कहाँ पे, जब वो इमिट होंगे तो इसको ये एक आगे एक और टारगेट रखा हुआ है, टारगेट मेटल, जिसको हम कहते हैं कि बेरिलियम। टारगेट का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसने जाके इसके ऊपर स्ट्राइक करना है। तो उसके नतीजे में क्या होंगे, यहाँ से ये न्यूट्रॉन्स अमिट होंगे। न्यूट्रॉन्स अमिट होकर कहाँ पे जाएंगे? आगे एक डिटेक्टर रखा हुआ है, न्यूट्रॉन चार्ज डिटेक्टर। ये डिटेक्टर क्या करता है? न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है। तो ये पूरा सेटअप है जिसको हमने देखा। अब हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या हैं। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली जो होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस के यानी कि हीलियम एटम के न्यूक्लियाई होते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है He2 यानी एटॉमिक नंबर उसका 2 और 4 उसका क्या है, मैस नंबर है। अगर इसका न्यूक्लियस कहें तो इसमें से यानी कि एटॉमिक नंबर 2 है, तो इस मतलब इसमें प्रोटॉन की तादाद कितना है, 2, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 2। अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए जाएं तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आता है, यानी He2+। इनको कहा जाता है अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, और अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट के ऊपर बम्बार्डमेंट जब कराएंगे तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और ये चार्ज जितना भी चार्ज होगा न्यूट्रॉन पे वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब एक मुकम्मल इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखेंगे कि ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल है, इसको भी अल्फ़ा पार्टिकल का नाम दिया गया। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, और ये एक बेरिलियम मेटल के ऊपर जब ये बम्बार्ड करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जो होता है वो टूट जाता है, न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि बेरिलियम के ऊपर जब ये बम्बार्डमेंट हुई, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गई, तो बेरिलियम जो है वो चेंज हो गया किसमें, वहाँ से कार्बन प्रोड्यूस हुआ, एक न्यूक्लियस दूसरे में चेंज हुआ, और उसके नतीजे में न्यूट्रॉन जो है वो इमिट हुए। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस इस तरह से कि कार्बन जो है वो बन गया, कार्बन एटॉमिक नंबर उसका 6 और मैस नंबर उसका कितना है, 12। तो यहाँ पे 4 और 9 कितना बने, 13। जब उसका एटॉमिक मैस 12 हुआ
तो यहाँ पे 12 और इसका कितना होता है 1, तो 13 हुआ, और 2 और 4 कितना हुआ 6, तो इसका क्या हो गया ओवरऑल 6। ठीक है, तो कार्बन के प्रोडक्शन के बाद यानी कार्बन प्रोड्यूस होने के बाद हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, न्यूट्रॉन पे होगा। तो इस तरह से न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर हो, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या, उसको हमने डिस्कस करना है 1 बाय 1। प्रॉपर्टीज से अंदाज़ा करेंगे कि ये किस तरह से प्रॉपर्टी रखता है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताई गई है कि न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैसेज, कि ये गैसेज को आयोनाइज नहीं कर सकता। जिस तरह प्रॉपर्टी हमने देखी थी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्या करता था, गैसेज को आयोनाइज करता था। मतलब इलेक्ट्रॉन मींस अगर हम कैथोड रेज लें, उन इलेक्ट्रॉन लें, तो वो जैसे ही टकराते थे किसी भी एटम के साथ, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते थे और वो उस एटम को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना देते थे। तो इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज डिटेक्टर बताता है कि इट हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से लिया गया कि न्यूट्रल पार्टिकल है, तो चार्ज ना होने की वजह से, न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से ये क्या है, ये आयोनाइजेशन नहीं कर सकता। उसके बाद स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन कह लें इसको, और एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाए शायद। तो ये पूछा जाएगा कि डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स, या ये क्वेश्चन होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन लिखें। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी आपने ये लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि होता ये है कि न्यूट्रॉन जो है, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर जहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते होंगे, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते होंगे। ये ब्लैक से जो मैंने लिखा है ये आप प्रोटॉन कंसीडर करें, और ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ इसको आपने क्या कंसीडर करना है, ये न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं। जब भी न्यूट्रॉन जो होंगे वो डिके होंगे, यहाँ पे हमने उनका डिके पढ़ना है। तो न्यूट्रॉन डिके होगा, यानी कि अब डिके के बाद वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडियोएक्टिव प्रोसेस है। रेडियोएक्टिव प्रोसेस में ये होता है कि न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, टूटता है। और टूटने की वजह क्या है कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो जो है वो बैलेंस नहीं होती। इसी वजह से जो होता है वो किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है। जो मोस्टली वो होते हैं जो रेडियोएक्टिव होते हैं, 83 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है। तो न्यूट्रॉन डिके होगा, डिके होते वक्त कौन से पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होगा, एक तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो बनेंगी, और उसके बाद न्यूट्रिनो में जो है वो कन्वर्ट होगा। फिर ये कहा जाता है कि जैसे ही ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा से ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे, न्यूक्लियस में चले जाते हैं, दोबारा न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाता है प्रोटॉन। तो इसमें यही इक्वेशन है जो आपने इसको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है कि जैसे ही न्यूट्रॉन जो होगा डीके होगा, प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस होंगे। न्यूट्रिनो के बारे में ये कहा जाता है कि ये मैसलेस, इनका कोई मैस नहीं होता, और इसके साथ साथ ये चार्जलेस भी होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही मैस है इनका, ना ही कोई चार्ज है। आप इसको देखें, यहाँ पे 0 उसका एटॉमिक नंबर है और मैस नंबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0। ओवरऑल यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, और ये तो ओवरऑल क्या है, ना इसके ऊपर कोई चार्ज है ना इसका कोई मैस है। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे आगे जाकर भी इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि डिके ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस से जब भी डिके होगा ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। और नेक्स्ट है हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, किसी चीज़ के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर कह लें, किसी मैटर के अंदर कह लें, धंस जाने की सलाहियत कि कितने अंदर तक ये उसके अंदर घुस सकता है। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है बाकी तमाम यानी इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से ज़्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और दूसरा कि न्यूट्रॉन जो है वो नॉकआउट करवा सकते हैं हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर, पैराफिन, पेपर एंड सेलुलोज। जब भी हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को किसी वाटर में से गुजारेंगे, पैराफिन के में से पास करेंगे, पेपर में से, या फिर सेलुलोज, उसमें से क्या किया जाता है, जब इनको पास किया जाता है तो ये उनमें से प्रोटॉन्स को क्या कर सकते हैं, एजेक्ट करवा सकते हैं, वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट एक और जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हम स्टडी करना जा रहे हैं वो ये है
डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन्स, ये क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखिएगा कि फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये उनकी स्पीड होती है, बहुत ही हाई स्पीड के साथ होते हैं और क्या होते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है और ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है। और स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं ये ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ही स्लो स्पीड के साथ जो है यानी कि ट्रैवल करते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन जो हैं वो लेस इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन, ये न्यूक्लियर फिशन यानी कि न्यूक्लियस को ब्रेक कराने में, न्यूक्लियर फिशन में ये क्या होते हैं, बहुत ही कम इफेक्टिव होते हैं। जबकि स्लो न्यूट्रॉन्स को जो है वो न्यूक्लियर फिशन में जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि दे आर मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्लो न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो वो यूरेनियम का न्यूक्लियस किस तरह से ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है, उसके ऊपर जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, तो यूरेनियम जो है बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो रिएक्शन जो है वो फिशन रिएक्शन है, जिसमें यूरेनियम का एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद फास्ट न्यूट्रॉन क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जनरली प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल। जब भी इसको फास्ट न्यूट्रॉन को हम किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट कराएंगे तो वहाँ से वो अल्फा पार्टिकल को क्या कर देंगे, इमिट कर देंगे। उसके बाद इसके स्लो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी अगर देखें तो जनरली प्रोड्यूस बीटा एंड गैमा रेडिएशन, तो ये भी यानी कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करवाते रहते हैं। बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके साथ साथ रेडिएशन को भी एमिट करते रहते हैं। तो इसमें से नेक्स्ट हमें बहुत सा फ़ायदा होगा जो पढ़ने में, जो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, इन दोनों में डिफरेंस देखा। अब हम वही देखने जा रहे हैं कि जब फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं, जब उनका किसी एलिमेंट के साथ, सब्सटेंस के साथ, किसी भी एटम के साथ रिएक्शन होता है तो फास्ट न्यूट्रॉन किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो फास्ट न्यूट्रॉन, ये आपके सामने जो मैंने लिखा, ये एक न्यूट्रॉन है और ये एक फास्ट न्यूट्रॉन है। क्यों फास्ट न्यूट्रॉन है? क्योंकि इसकी स्पीड से इसकी स्पीड कितना होती है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी स्पीड से अंदाज़ा होता है कि ये फास्ट न्यूट्रॉन है। जब फास्ट न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है तो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, उस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल जो हैं वो इमिट होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या इमिट करते हैं, जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, इमिट होगा। आपने लिख देना है कि अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर 2 मैस नंबर 4, और उसके साथ जब मैस नंबर 4 आ गया और एटॉमिक नंबर 2 आ गया तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे कितना था, 15 में से 4 इधर चला गया तो बाकी जो होगा, और 2 इधर आ गया, इधर 7 था तो बाकी क्या होगा जो प्रोड्यूस होगा, बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 और मैस नंबर कितना होगा उसका, 11। तो उसके नतीजे में ये न्यूक्लियर फिशन हुई। न्यूक्लियर फिशन में क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बोरान में। तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा जो स्लो न्यूट्रॉन्स का रिएक्शन है, स्लो न्यूट्रॉन को जब बम्बार्ड किया जाता है तो आप इस तरह इसको स्टडी करेंगे कि यहाँ पे ये जो कॉपर है, जब हम इसको कॉपर के ऊपर क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे ये स्लो न्यूट्रॉन्स, तो कॉपर में जहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर क्या था 65, ये उसमें ऐड अप हो जाएंगे और क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मैस 65 था, 65 से ये क्या हो जाएगा 66। और ये जब ये 66 बनेगा ये इंतहाई अनस्टेबल है, कॉपर अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो ये फ़ौरन ही क्या करेगा, न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन को यानी कि इसका जो न्यूट्रॉन जो उसमें ऐड हुआ था वही न्यूट्रॉन जो होगा वो डिके होगा, और न्यूट्रॉन के डिके होने के नतीजे में, न्यूट्रॉन के डिके हमने पढ़ा कि प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे ही प्रोटॉन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ जाता है, क्योंकि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ एक नया एटम या एक नया एलिमेंट देखने को मिलता है। तो ये कॉपर 66 है, प्रोटॉन के ऐड होने से, प्रोटॉन के बनने से वो जिंक में कन्वर्ट हो गया। एटॉमिक नंबर 29 से कितना हो गया 30 और वो 66 रहा। और उसके साथ साथ हमने कहा था कि जब भी स्लो न्यूट्रॉन्स जो है वो उनका रिएक्शन होता है वो कौन से पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, या तो गैमा रेडिएशन इमिट करते हैं या फिर वो बीटा पार्टिकल्स जिनको मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको कहा जाता है कि राइट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि जो न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर रिएक्शन है उनके बारे में मतलब आपने बताना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो ये सब कुछ हमने जो पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद चार्ज टू मास रेशो के बाद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस तरह से मतलब कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।